जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्वियसली है ना, याद करने वाली चीज है, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करनी है, कुछ स्ट्रक्चर्स याद करने हैं इंपॉर्टेंट, जिससे काफी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। आप लोगों को पता है मेंस में भी आते हैं इससे क्वेश्चंस, एडवांस में भी आते हैं, हर जगह इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पी ब्लॉक का डिसेंट वेटेज रहता है, अच्छा खासा वेटेज रहता है। और आप लोगों ने भी वो भी देखा होगा, क्या बोलते हैं, ये आपका बोर्ड में भी इससे आ जाएंगे कम से कम। फेज 1 में भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मेरे ख्याल से 7, 8 या 10 नंबर का रहता है ऑलमोस्ट इसका वेटेज। एक बार चेक कर लेना वेटेज, ठीक है, 10 नंबर तक का पूछे, इससे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आधा पेपर आएगा तो 5 नंबर का, नहीं तो फिर 10 नंबर का। तो डिसेंट वेटेज इसका 10% वेटेज कम से कम रहता है इसका, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको थोड़ा चीजें याद करनी होंगी हमें यहाँ पे। पी ब्लॉक को हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। ग्रुप पहले नाइट्रोजन फैमिली है ना, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन वाली है ना, इस तरह से ग्रुप वाइज। तो सबसे पहले ग्रुप 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे याद रख लेंगे इसको। नाइट्रोजन फैमिली, तो मुझे पूरा टेबल याद है। बहुत बढ़िया। स्पीकर क्या बोला था? क्या बोल रहे हैं मेहर? सर सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा? सेकंड लास्ट एंटीमनी और बिस्मथ है ना, एंटीमनी, DI इज बिस्मथ। यस सर। सर टेबल याद करना सिखा सकते हैं क्या? इसमें काफी सारे ना ऑर्डर्स, अभी आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ट्रेंड्स ऑर्डर्स पूछे आते हैं, ठीक है ना। बिस्मथ के नीचे भी तो है मॉस्कोवियम। क्या है सर वो मॉस्कोवियम भी तो है बिस्मथ के नीचे। इसके वो सब क्या है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनसे हम दूर ही रहते हैं ना। ये सब 115 है जिसका। हाँ, तो उसके हम पढ़ते ही नहीं है, उसको हम क्या नहीं पढ़ते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। तो आपको जो भी पढ़ना होता है, जो भी कंपाउंड्स पढ़ते हैं बिस्मथ तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए उससे बच जाएंगे हम, ठीक है। सर नाइट्रोजन के साइड में प्रेक्टोजेंस लिखा है। हाँ, नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेंस बोलते हैं, ठीक है, निक्टोजेंस भी बोलते हैं इनको। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को चाल्कोजेंस, सॉरी हेलोजेंस, हेलोजेंस बोलते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस, इनको निक्टोजेंस बोलते हैं, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो हमारे नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी में थोड़ा मेटलॉइड्स वाली प्रॉपर्टीज रहती हैं, बिस्मथ में मेटेलिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। बीच का थोड़ा ग्रुप सा है ये, तो इसमें तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन हमारा सबसे छोटा, उसमें नाइट्रोजन का एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं हो सकता, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। बाकी सब का एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है, ठीक है, जैसे PCl5, PCl6 माइनस, इस टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 6, while maximum covalency of nitrogen is 4 only, क्योंकि उसका एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। समझते हो सब ये सब बातें, है ना। सेकेंड पीरियड वाले अपना एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास 2s और 2p, सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s और 2p। ऊपर से नीचे ऑब्वियसली साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ये सब चीजें कॉमन होती हैं हर जगह।
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? तो नाइट्रोजन सबसे छोटा है, उसकी कोवेलेंसी सिर्फ 4 है मैक्सिमम। फॉस्फोरस की 6, बाकियों की 6 हो सकती है क्योंकि सेकंड पीरियड वाला अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है इतना? तो जो आपको पता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो छोटा एटम मल्टीपल पाई बॉन्ड्स बना सकता है एंड कैन फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड्स। बाकी जो बड़े वाले एटम्स होते हैं वो नहीं बना पाते, while rest cannot, है ना। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, P4 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का रहता है, वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से ही काम चलाता है। फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से ही गुजारा करता है। P4 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा शेप का होता है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। बिकॉज सिर्फ छोटे एटम्स ही मल्टीपल पाई बॉन्ड्स बना पाते हैं, बड़े एटम्स मल्टीपल पाई बॉन्ड्स नहीं बना पाते। ये सब आपका 3rd चैप्टर 4th चैप्टर बॉन्डिंग 11th क्लास की चीजें हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, उसमें आती है वो हाइड्राइड्स में ट्रेंड। हाइड्राइड्स में कुछ ट्रेंड देखे गए हैं। हाइड्राइड्स मतलब NH3, PH3, ASH3, SPH3। पूछ लेते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है, बोर्ड का भी कॉमन क्वेश्चन। तो बच्चों ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट, आप जैसे आपने लिखा हुआ है, आपको याद होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये भी हम पढ़ लेते हैं वैसे केमिकल बॉन्डिंग में। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, समझ आ रही बात मिहिर, अर्नब, Yes, sir. सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस as electronegativity of central atom decreases. क्लियर है बच्चों? ठीक है, सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आ जाता है ना। बॉन्ड्स में क्या आता है बच्चों? रिपल्शन। रिपल्शन आने की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। तो NH3 में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, PH3 में कम है, डिस्पाइट हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। सब में सेम सीन होगा, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड। तो आपको इसी तरह से इसके ट्रेंड्स याद रखने की, मोस्टली चीजें लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीज करेंगी मोस्टली चीजें। ठीक है, जैसे बॉन्ड छोटा होता है, अच्छा पहले बेसिसिटी देख लेते हैं। बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। अमोनिया इज मोस्ट बेसिक। बाकी होगा फिर बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना तोड़ना मुश्किल रहता है ना। छोटी लकड़ी तोड़ना मुश्किल है, बड़ी लकड़ी तोड़ना आसान है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो NH3 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत बताते रहना भाई, समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो।
तो एक बार मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको बस इनको थोड़ा सा याद रखना है रिवाइज कर करके। स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सिर्फ एक चीज इंक्रीज होती है एंड दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। उसका रीजन भी बच्चों वही है, बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा, है ना, जितना बड़ा बॉन्ड होगा BiH3 का बॉन्ड आसानी से टूटेगा। एच टूटेगा तो वो फिर सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब यस सर। नव्या, पायल, सब कुछ हमारी बात। पायल तो एब्सेंट है। तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डिक्रीज क्यों होता है? क्या बच्चे, फिर से बोल। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों होता है लेफ्ट से राइट? देखो उसके पीछे रीजनिंग क्या है? ये बताया ना मैंने अभी, फिर से सुन ले कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इतना अपनी तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। यस सर, तो फिर वहां पे वो क्राउडिंग हो जाएगी तो वो रिपेल। तो वो क्राउडिंग हो जाएगी तो रिपल्शन हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा बॉन्डिंग में। ठीक है यस सर। सर आमिर, सर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है या ज्यादा होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, किसका? एटम का होगा ना यार वो तो। यस सर। तो एटम का होगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की बात करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी ना बात करेंगे। ठीक है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा यार जो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। जितना बड़ा साइज होता है उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है मेरे, है ना। ठीक है, यस सर। इतना ये सारे ट्रेंड समझ आ गए। और भी ट्रेंड्स हैं लेकिन उनमें एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। इसका ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का, ये हर एक ग्रुप में बच्चों हाइड्राइड्स का ट्रेंड आएगा, 15, 16, 17 तीनों में। ठीक है, तीनों में आपको मैं एक साथ बॉइलिंग पॉइंट का फंडा बता रहा हूँ। HCl, HBr, HI, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, मोटा मोटा बंदा होगा वो ज्यादा हीट, है ना, ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन जो सबसे छोटे वाले होते हैं HF, उसमें H बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? H बॉन्डिंग। समझ में आती है सबको बात, H बॉन्डिंग? ठीक है, HF में H बॉन्डिंग की वजह से उसका मैक्सिमम रहता है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यस सर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन्डर वॉल अट्रैक्शंस। और मास, but boiling point is very much increased by, highly increased by intermolecular H bonding. ये ट्रेंड हर एक ग्रुप में चलेगा बच्चों, है ना। ये 17वें ग्रुप का है। ठीक है रुद्रांश, तो ऐसे सिंपली याद रखेंगे। HCl, HBr, HI बढ़ रहा है, जो सबसे छोटा बंदा था वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ऐसे ही 16वें ग्रुप में आएगा, उससे टेपो। 16 ग्रुप कैसे याद रखते हैं? उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, वाटर का सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात बच्चों? कोई दिक्कत? याद करना है, कैसे भी करो, आपका काम है ना। 17 ग्रुप के हाइड्राइड्स, 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स, 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स, सब में हाइड्राइड्स में ट्रेंड्स आपको पढ़ने। फिफ्टीन ग्रुप में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? अमोनिया बीच वाली
एग्जैक्टली बीच वाली पोजीशन पे आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं जा पाता है ना, तो यहाँ पे बीच वाली पोजीशन पे आ जाता है टेबल के बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। याद रखना आपका काम है फिर से। क्लियर एवरीवन? अभी तक के ट्रेंड समझ में आ गए? सबको कोई दिक्कत परेशानी? याद रखना है नीट में, मेंस में, हर जगह ये सब चीजें आती हैं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ना, देखते ही क्वेश्चन होते हैं अगर हमें याद हो ढंग से, तो इसलिए इस पे एफर्ट्स डालना जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मैक्सिमम। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये थे हाइड्राइड्स, कुछ एक दो पॉइंट्स ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान रखना है। तो बिस्मथ का ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड आपको अभी हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे तरह के बनते हैं, नाइट्रोजन तो बहुत तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, बट वैसे जो है वो दो होने चाहिए, मेनली दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले तो सारे बनाते हैं, N2O3 और N2O5। 3 और 5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट सब दिखाते हैं। अच्छा एक चीज और बतानी थी मेरे को, एक सेकंड रुको। इन सब में बच्चों एक वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? 13-14 ग्रुप में होता है और यहाँ पे होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? सबका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। NH2 NP3, 2s2 2p3, फॉस्फोरस का 3s2 3p3, आर्सेनिक का 4s2 4p3। ठीक है, तो होता है क्या बच्चों, इनमें जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनमें एनर्जी गैप आता है। क्या आता है एनर्जी गैप? जैसे 4s के बाद 3d भरता है ना, यहाँ पे 4d भरेगा, यहाँ पे तो 5d और 4f दो दो भरेंगे, तो एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। एनर्जी गैप बढ़ने के कारण, ठीक है, जब नाइट्रोजन होता है वो तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकता है बॉन्डिंग में, पांचों इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है बॉन्डिंग में। जैसे N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, 5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +5 वाली, 3 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, एनर्जी गैप बढ़ने के कारण अंदर वाला पेयर इनर्ट होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चों? अंदर वाला पेयर इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, फिर वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं नीचे वाले। समझ में आ रहा है इसको, ये बात सबको, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, आप थर्ड चैप्टर में पढ़ लेते हो 11th क्लास में। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इंक्रीज इन एनर्जी गैप between NS and NP orbitals, inner pair of electrons
become inert on going down the group. बताओ बच्चों, फंडा समझ में आया सबको? ये एनी डाउट? सेम चीज यार वहां पे भी लगती है 14th ग्रुप में भी, कार्बन फैमिली में भी। टिन लेड, आपको पता है टिन और लेड दो दो वैलेंसी दिखाते हैं, +2 +4, है ना? उसका रीजन भी वही होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 एंड 6s2 6p2। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दोनों जगह लग रहा है, इनफैक्ट 13 ग्रुप में भी लगता है, 3 ग्रुप्स में लगता है ये चीज। ठीक है, समझ आ रही बात भाई? तो ये दो दो वैलेंसीज दिखाते हैं टिल लेड भी, +2 +4। रीजन बहुत लॉजिकल सा है, सिंपल सा है, ध्यान रखने के लिए। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, छोटे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन होती जाती है ना, छोटे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन हो जाती है क्योंकि अंदर वाला पेयर इनर्ट होता जाता है। ठीक है, सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, lower oxidation state becomes more common and stable. ठीक है मेहर, समझ में आ गई बात? +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Bi+5 तो बनता ही नहीं है। ऊपर से नीचे छोटे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। किसी ने नहीं पढ़ा था 11th में टिन लेड में, तो ये ध्यान रखना, टिन और लेड में भी यही चीज होती है, Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Sn+2 एंड Pb+4 और Sn+4 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? Sn+4। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है नीति, तुमने तो पढ़ा हुआ है, याद है ये? नव्या सम याद तो नहीं होगा, भूल गए होगा अब तक। सर मतलब हाँ, ये है कि एकदम ही अननोन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना सबको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन है, +3 +5। ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, उसके बीच में एक कहानी आ गई याद, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। कुछ ऑक्साइड्स में ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। क्या होते हैं? एसिडिक। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड। ये सब भी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। सब जनरल नॉलेज वाली बातें हैं, पहले से आनी चाहिए आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एसिडिक कैरेक्टर बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा एसिडिक। N2O5 is more acidic than P2O5। ठीक है अर्णव, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है ईशा, क्लियर है ये? नव्या, नीति, मेहर, कनन। उसमें बोलना बहुत पड़ता है, इसमें पीला पढ़ाते थे, कहानी सुनाते और सुनाते भाई और। ये वाला तो इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है ना? हाँ बोल सकते हैं, बड़ा तो क्या है। नहीं सर, मतलब बाकी सबसे कंपेयर करो तो उनमें सबसे ज्यादा हाँ बड़ा है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा बड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा समझने वाला भी है वो। इसमें जो आपको सब याद करना है। ठीक है, ऑक्साइड में ये सारे ऑक्साइड्स का समझ में आ गई बच्चों कहानी, एसिडिक होते हैं।
आर्सेनिक और एंटीमनी के एम्फोटेरिक ना, बिल्कुल वही फंडा यार। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक। मेटलॉइड्स के क्या होंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एंड बेसिक बोथ। ठीक है, तो हमने बच्चों ऊपर लिखा ही था कि क्या क्या लिखा था हमने ऊपर कि ये नॉन मेटल्स हैं पहले दो, फिर बीच वाले दो मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट वाला क्या है? मेटल। तो हर चीज में लॉजिक लगाते चलो आप। बीच वाले दो वालों के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। समझ में आ रही बात? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। That one is other stuff. Super helpful. सब एड्रेस है चलो ये एड्रेस है ये भी एड्रेस है और थोड़ा फ्रेश बनाना होगा हाँ जी, तो ठीक है बच्चों, इसमें ये वाले क्या होंगे? हमारे एम्फोटेरिक। मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ना मेटल्स ना नॉन मेटल्स। ऐसे ये क्या होंगे? ना बोथ बोथ प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एसिडिक भी एंड बेसिक भी। और हमारा बिस्मथ तो +5 तो बनाता ही नहीं है, वो बच्चों बेसिक हो जाएगा क्योंकि उसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बेसिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है। इस पे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज